हेलो दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि सभी को पता है, अभी तक हमने अपने चैनल पे कंटिन्यूअसली कंटेंट अपलोड किया, क्लासेस अवेलेबल कराने की कोशिश है हमारी पूरी। तो जो भी क्लासेस चल रही थी, अगर आप देखेंगे तो एम लक्ष्मीकांत एंड करंट अफेयर, एम लक्ष्मीकांत सर की बुक पॉलिटी में चल रही थी, और साथ में जो करंट अफेयर था वो भी हम चला रहे थे, और उसके आर्टिकल हमारे कम्युनिटी पे इजीली अवेलेबल है। क्लियर है। तो दूसरी बात ये है यहाँ पे कि पॉलिटी के साथ गवर्नेंस को कैसे कवर करें। अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक सेक्शन इंपॉर्टेंट गवर्नेंस का आता है। तो गवर्नेंस को कवर करने के लिए क्या जरूरी है? पहली बात, गवर्नेंस के अगर देखा जाए तो 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चाहे वो शिक्षा को लेकर बातें हों, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के बातें हों, तो ये चीजें गवर्नेंस के अंदर आती हैं। चाहे वो रोजगार को लेकर की बातें हों। आई होप बात क्लियर हो रही होगी। तो सबसे पहले करना क्या है, अगर आप देखेंगे कि चैनल में, तो आपको कम्युनिटी में जाना है। अगर आर्टिकल चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आर्टिकल्स मिले, तो ये आपको सारे आर्टिकल्स यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं। तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। जितना आप शेयर करेंगे, जितने स्टूडेंट तक हमारी पहुँच होगी, आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट इस चैनल से होने वाला है, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। तो आई होप की बात क्लियर होगी। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है सेकेंड एआरसी। देखिए, सेकेंड एआरसी में 13 रिपोर्ट्स आई थी। क्लियर है। लेकिन उनमें हम एक मोटे तौर पे 6 रिपोर्ट को करेंगे, उनकी 6 रिपोर्ट्स को करेंगे। क्यों करना जरूरी है सेकेंड एआरसी? क्योंकि जो गवर्नेंस वाला पोर्शन है, अगर आप चाहते हो कि वो एक बहुत अच्छा सेक्शन बन के उभरे आपके लिए, तो आपको सेकेंड एआरसी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। सेकेंड एआरसी आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देगी। अगर आपको सेकेंड एआरसी के कॉन्सेप्ट, सेकेंड एआरसी के रिकमेंडेशंस, कि कहाँ पर सेकेंड एआरसी ने किस बात को लेकर के रिकमेंडेशंस दी हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा हथियार मिल जाएगा जो आपके मेंस के कंटेंट को आसमान की ऊंचाइयों को छुआ सकता है। तो पहली जो रिपोर्ट आई है वो है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, उत्तम शासन के लिए मास्टर पूंजी। क्लियर है। तो यहाँ पे सूचना के बारे में आखिर सेकेंड एआरसी की रिकमेंडेशंस क्या रही हैं? क्या आज हमारे पास अप्रोप्रिएट सूचना के राइट हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन है या नहीं है? क्लियर है। तो हम आज इस रिपोर्ट को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक शॉर्ट वे में रिपोर्ट्स को ख़त्म करें। जो 6 रिपोर्ट्स हैं एआरसी की, वो 6 की 6 रिपोर्ट क्या करें, फिनिश करें। तो पहले देखते हैं कि इसमें चैप्टर कितने गिवन है, क्योंकि उन्होंने चैप्टर वाइज दिया है एआरसी की रिपोर्ट को। तो जो पहला चैप्टर है इसमें एआरसी की रिपोर्ट में देखेंगे तो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है इसका। क्लियर है। फिर अगर इसमें पार्ट 1 में देखेंगे, सेकेंड चैप्टर है आधिकारिक गुप्तता अधिनियम व अन्य कानून। ये बात क्लियर हो रही है। तो हम देखेंगे क्या क्या, कि हम पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे, आधिकारिक गुप्तता अधिनियम पढ़ेंगे। क्लियर है। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो है छूट प्राप्त संगठन कौन कौन से हैं, आखिर उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है। अगर ये 3 चीज़ें आप कवर करेंगे, और ये 2 साक्ष्य में सरकारी विशेषाधिकार और गुप्तता की शपथ अगर छोड़ भी देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बट आपको पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए इस अधिनियम की, और आधिकारिक गुप्तता अधिनियम पता होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है। सेकेंड एआरसी की पहली रिपोर्ट की ये पहली क्लास आने जा रही है, जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ में ही जीएस पेपर 4, जो आपका एथिक्स का पेपर है, उस पेपर में भी सेकेंड एआरसी की रिकमेंडेशंस बहुत ज़्यादा काम आती हैं।
क्योंकि कोई भी अधिनियम, कोई भी कानून देश के अंदर केवल इस बेसिस पर नहीं लगाया जा सकता कि पार्लियामेंट ने उसे पास कर दिया, संसद ने उसे पास कर दिया, वो एक्ट बन गया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए और आप इम्प्लीमेंट करा दें, किसी में हिम्मत नहीं है। जब तक उसके अंदर नैतिकता, मौलिकता जैसे गुण नहीं होंगे, तब तक किसी भी कानून को देश के अंदर, लोगों के अंदर इम्प्लीमेंट करा पाना इम्पॉसिबल काम है। क्लियर है? तो उसके बारे में बताएगा कौन? उसके बारे में बताएगा सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट कि हमें करना क्या है, हमें नैतिकता के लिए क्या करना है, हमें मौलिकता के लिए क्या करना है, हमें उन अधिनियम को, उन कानून को जो जन है, जो एक सबसे छोटा तबका है देश का, वहां तक कैसे पहुंचाना है, उनमें अवेयरनेस कैसे लानी है। इस वजह से ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर थर्ड अध्याय देखेंगे इसका, तो नियम और विनियम। क्लियर है? तो इसमें केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम है और कार्यालय पद्धति संहिता। अगर आप एक बार कार्यालय पद्धति संहिता को छोड़ भी देते हैं तो भी चलेगा, बट आप केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये एथिक्स का एक बहुत कोर टॉपिक है। जब आप वहां पर इंटेलिजेंस वगैरह पढ़ते हैं तो ये केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम आपको वहां पर मिलेगा और वहां पर इसकी रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्लियर हो रही हैं बातें? मैं केवल अभी चैप्टर बता रहा हूँ, आखिर इस एआरसी की रिपोर्ट के अंदर जो पहली रिपोर्ट है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। क्लियर है? तो अगर यहाँ पार्ट 2 की बात करें पहली रिपोर्ट में, तो पार्ट 2 में सूचना का अधिकार अधिनियम व अधिनियम का कार्यान्वयन है। क्लियर है? कि आखिर वो प्रोसेस कैसे करेगा, जो अधिनियम बना है सूचना का अधिकार, उससे प्रोसेस कैसे कराया जाए। तो इसका जो चैप्टर 5 है वो है अधिकार और दायित्व, कि राइट क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्योंकि अगर संविधान के अंदर आप देखेंगे एक तरह से, तो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी भी है और उन ड्यूटी को निभाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पब्लिक एलवेजेर गवर्नमेंट। तो क्या जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे संविधान के पार्ट 4A के अंदर, क्या उन्हें पब्लिक एंड एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों उन ड्यूटी को निभा पा रहे हैं या नहीं, एक बहुत बड़े मुद्दे की बात होती है। क्या ये बात क्लियर है? तो हमारे पास इसी तरह से सोचने के अधिकार कितने हैं और उनके प्रति हमारे दायित्व क्या हैं, सरकार के दायित्व क्या हैं, ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो इसमें आपको सेकेंड एआरसी की रिकमेंडेशन को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट में इसके बारे में क्या कहा गया है। क्लियर है? तो इसमें देखेंगे 6 टॉपिक हैं। अधिनियम के अंतर्गत अधिकार और दायित्व, संस्थानों का निर्माण, सूचना अधिकारियों और अपीली प्राधिकारियों का मनोनयन, सूचना का आयोजन और अभिलेख पालन, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन, मॉनिटरिंग पद्धति। तो इनमें से सारे नहीं पढ़ने हैं अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, बट ये जो 5.5 का टॉपिक है क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन, इसे जरूर कवर करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्लियर है? और फॉरवर्ड वे में जब लिखा जाता है तो मॉनिटरिंग पद्धति यानी मॉनिटरिंग सिस्टम को लिखना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है कि आप फॉरवर्ड वे में लिख सकें इसे। तो फॉरवर्ड वे लिखने के लिए कंटेंट भी चाहिए होता है। क्लियर है क्या ये बात? आगे बढ़ें। इस रिपोर्ट का जो 6 टॉपिक है, जो 6 चैप्टर है, वो है कार्यान्वयन में मुद्दे। आखिर जो मुद्दे चल रहे हैं उनमें काम क्या चल रहा है, बात समझ में आ रही है? तो इनमें से आपको क्या देखना है? सुलभता सुविधाजनक बनाना चाहिए, कैसे बनेगा? तो आपको एक टॉपिक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद अधीनस्थ क्षेत्र कार्यालय तथा सार्वजनिक प्राधिकरण। क्लियर है क्या ये बात? तो इनमें भी सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, कुछ ही टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट जो हम कवर कराएंगे। क्लियर है? तो घबराने की बात नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। इतनी बड़ी रिपोर्ट है, आखिर इतनी बड़ी रिपोर्ट कैसे पढ़ेंगे।
और उसके बाद 13 रिपोर्ट्स हैं, 13 में हमें केवल 6 पढ़नी है और 6 ही पढ़ेंगे। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ें। चलिए, अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर विधायिका और न्यायपालिका पर सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करना, कि आखिर हम लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी पर जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसे लागू कैसे करें, उसे इम्प्लीमेंट कैसे करें। बात समझ में आ रही है? अगर अभी आप देखेंगे तो एक बार मुद्दा उठा था कि संसद की कार्रवाई को केजरीवाल साहब ने क्या किया था, पब्लिक कर दिया था। तो वहाँ पर बड़ा मुद्दा उठा था कि ये पार्लियामेंट की प्रतिष्ठा के अगेंस्ट है, या जो है पार्लियामेंट की जो बातें हैं वो जनता के बीच नहीं आनी चाहिए। तो क्यों नहीं आनी चाहिए भाई? क्या पार्लियामेंट जनता की नहीं है? क्या पार्लियामेंट में जनता के लिए काम नहीं होते? क्या वहाँ पर किसी अदर पब्लिक है क्या, कोई और जनता के अलावा, जिसके लिए वहाँ कानून बन रहे हैं या जिसके लिए कानून बनाए जा रहे हैं? क्या वहाँ पर बैठे एमएलए एमपी को किसी अदर प्लेनेट से बुलाया गया है, कि जनता ने नहीं चुना उन्हें? किसने दिए हैं राइट उनको? जनता के राइट हैं। संसद में किसके लिए कानून बनने हैं? जनता के लिए। जनता का शासन है डेमोक्रेसी। और उसी बात पर बहस क्या हुई थी? बहस ये हुई थी कि पार्लियामेंट की कार्रवाई देश में नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्या वहाँ जनता के लिए काम नहीं हो रहा है? तो क्या जनता को राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है? तो आखिर विधायिका और न्यायपालिका पर सूचना का अधिकार लागू कैसे किया जाए, अधिनियम को लागू कैसे किया जाए, कैसे पॉसिबिलिटी होंगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 7 इस एआरसी रिपोर्ट का। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है सभी को? तो इस एआरसी रिपोर्ट का चैप्टर नंबर 7 अध्याय 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुडिशरी और लेजिस्लेचर में अब ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा नीड है, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कार्रवाई हो रही है पब्लिक में पता ही नहीं चलता, संसद में क्या कानून बनाए जा रहे हैं पता ही नहीं चलता। जब कानून आ जाता है देश के अंदर दंगे खड़े हो जाते हैं, तब जाके पता चलता है कि हाँ ऐसा कानून आया, तो लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या बात क्लियर है मेरी? तो जो व्याप्त कमियां हैं, उन व्याप्त कमियों को दूर करने का एक ही तरीका है कि हर जगह पर सूचना के अधिकार को बढ़ावा दिया जाए, अधिनियम को लागू किया जाए, चाहे वो सरकारी संगठन हो या फिर कोई गैर सरकारी संगठन। क्लियर है ये बात? जो नेक्स्ट है वो कठिनाइयाँ दूर करना, यानी ये पूरा चैप्टर जो सेकेंड एआरसी में गिवन है, ये एक तरह से आपको पूरी तरह से फॉरवर्ड वे दे के जाएगा गवर्नेंस की, कि आखिर फॉरवर्ड वे लिखना कैसे है, कि अगर कोई गवर्नेंस का क्वेश्चन आता है। और एक बात ध्यान देना, पेपर के अंदर 80 नंबर की गवर्नेंस ही है, केवल 80 नंबर, 75 to 80 नंबर। मेंस में पॉलिटी की इक्विवेलेंट चलती है गवर्नेंस। और हम गलती क्या करते हैं, पॉलिटी तो पढ़ लेते हैं हम, लक्ष्मीकांत खत्म कर ली, ये खत्म कर लिया, वो खत्म कर लिया, ये इंस्टीट्यूट के नोट्स हो गए, उस इंस्टीट्यूट के नोट्स हो गए, और बाद में पता चला गवर्नेंस गायब है। और जब सवाल आता है तो बोलते हैं सर सवाल कहाँ से आ गया, क्या करें? तो भाई जो गवर्नेंस है एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है पॉलिटी के साथ साथ, आईआर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है गवर्नेंस का। आईआर के आप तो एक या दो या तीन क्वेश्चन देखेंगे, गवर्नेंस के आपको 6 से 7 देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है क्या? और गवर्नेंस का कंटेंट कहीं एक जगह पर अवेलेबल हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है अभी तक, वो भी खासकर हिंदी में। आगे बढ़ें तो जो लास्ट में है वो क्या है, निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकलेगा। तो कंक्लूजन को फोकस करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग स्किप करने वाले हैं, तो उन चीज़ों को स्किप करेंगे बट कंक्लूजन को फोकस करेंगे। और जो सिफारिशें हैं उनका सारांश क्या है, समरी क्या है। तो अगर मैं चाहता या चाहूँ तो केवल ये बोल दूँ कि जो एआरसी की रिकमेंडेशंस आई हैं उनके सारांश कर लो, और मैं कराऊंगा अलग से, टेंशन लेने की बात नहीं है।
मैं समरी को अलग से भी कराऊंगा, एक एक क्लास समरी की लेके आएंगे, तो 6 क्लासेस हमारी समरी की भी आएंगी। बट जो चाहते हैं कि डेप्थ में पढ़ा जाए सेकेंड एआरसी को, ये क्लास उनके लिए है। क्लियर है क्या ये बात? जो एक्चुअल में पेपर फोड़ने को तैयार हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे गवर्नेंस है या पॉलिटी, उनके लिए है ये क्लास। कि एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ो, एआरसी भी पढ़ो, और साथ में जो आने वाले इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे, उनकी करंट अफेयर की क्लास भी हमारी आ रही है। क्लियर है क्या ये बात? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए, तो आज हम देखेंगे पहले चैप्टर को। क्या बात समझ में आ रही है? पहले चैप्टर को पूरा कवर करेंगे कि क्या क्या बातें हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला चैप्टर है क्या? प्रस्तावना का है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें एक अरिस्टोटल का कोट है, यदि आज़ादी और समानता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, मुख्यतः प्रजातंत्र में पाई जानी है, तो वह तभी प्राप्त की जा सकती है यदि सभी लोग समान रूप से सरकार में अधिकतम हिस्सा लें। तो अरिस्टोटल ने कहा है कि कहीं पर ट्रांसपेरेंसी, कहीं पर इक्वालिटी, कहीं पर इंडिपेंडेंसी तभी पॉसिबल है लोगों के लिए, जो लोग चाहते हैं। कब? जब वहां पर उस सरकार में अधिकतम लोग क्या लें? हिस्सा लें। यानी कि अरिस्टोटल का कहना है कि जब तक जनता का इन्वॉल्वमेंट सरकार के साथ नहीं होगा, तब तक न तो आज़ादी स्थापित करना पॉसिबल है, न समानता। क्या बात क्लियर है? अरिस्टोटल का कोट क्लियर है? तो आप ये मेंशन कर सकते हैं अपने पेपर में, अपने आंसर में, और ये कोट्स आंसर में 4 चांद लगा देते हैं। जब कभी आंसर राइटिंग करते हैं तो ऐसे कोट्स का मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर है क्या ये बात? तो इसकी भूमिका क्या है इस चैप्टर की? तो सूचना के अधिकार को भागीदारी पूर्ण प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने और लोक केंद्रित अधिशासन की शुरुआत करने की एक कुंजी के रूप में देखा जाता है। सूचना की सुलभता गरीब और समाज के कमजोर वर्गों को सरकारी नीतियों और कार्रवाई के विषय में सूचना की मांग करने और उसे प्राप्त करने के लिए सशक्त बना सकती है, और इस प्रकार उनका कल्याण हो सकता है। उत्तम शासन के बिना विकास स्कीमों की संख्या चाहे कितनी भी हो, नागरिकों के जीवन की कोटि में सुधार नहीं हो सकता। उत्तम शासन के 4 घटक हैं। तो अब यहाँ से ध्यान देना, जो ऊपर था वो एक पृष्ठभूमि थी कि आखिर उत्तम शासन बना कैसे सकते हैं। सूचना के अधिकार को भागीपूर्ण प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, लोक केंद्रित अधिशासन के लिए, उसकी शुरुआत के लिए एक कुंजी के रूप में कैसे देखा जा सकता है। तो ये क्या था? बैकग्राउंड था। क्लियर है कि अगर हमें शासन को सुदृढ़ बनाना है, हमें भागीदार पूर्ण प्रजातंत्र बनाना है, हमें लोक केंद्रित अधिशासन की स्थापना करनी है, तो हम लोक केंद्रित अधिशासन कैसे बनाएंगे, हम भागीदार पूर्ण प्रजातंत्र कैसे बनाएंगे। क्लियर है क्या ये बात? बात क्लियर हो रही है मेरी? तो उस भागीदार पूर्ण प्रजातंत्र बनाने के लिए, एक लोक केंद्रित अधिशासन बनाने के लिए जो फैक्टर हैं, कोई स्कीम आ रही है तो उसे लागू कैसे करना है, कोई डेवलपमेंट, कोई वेलफेयर स्कीम्स आ रही हैं, तो उसके जो 4 घटक बताए गए हैं सेकेंड एआरसी में, वो 4 घटक कौन कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि वो 4 घटक कौन कौन से हैं जो बताए गए हैं। तो पहले है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो भी काम हो ट्रांसपेरेंट वे में हो। क्लियर है बात? दूसरा है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो ऑफिसर, जो ब्यूरोक्रेट्स उस वेलफेयर स्कीम को अपने जिले के अंदर लागू कर रहा है या लागू करा रहे हैं, या पार्लियामेंट ने जो भी वेलफेयर स्कीम बनाकर दी है, सरकार ने जो भी वेलफेयर स्कीम निकाल कर दी है, क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति सरकार की या लागू करने वालों की कुछ होगी या नहीं होगी। क्लियर है? पूर्वानुमान होना चाहिए।
कैसा होना चाहिए? पूर्वानुमान हो और भागीदारी हो। तो जो 4 घटक हैं उत्तम शासन के, वो कौन कौन से हैं? पारदर्शिता, जवाबदेही, पूर्वानुमान और भागीदारी। क्लियर है? एथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टर्म को रट्टा मार लो, घोल के पी जाओ, कैसे याद करना है देखो इन्हें, बट ये छोड़ना नहीं। ये टर्म ऐसे हैं कि जब आंसर में कुछ दिखाई नहीं देता एथिक्स के कि अब लिखना क्या है, भूल गए सब, तब बस लिख दो पारदर्शिता चाहिए, जवाबदेही चाहिए, पूर्वानुमान होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए और सहभागिता के साथ ही आगे बढ़ सकता है एक उत्तम शासन। मैं बता रहा हूँ आपको, वहां पे नंबर कटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर शब्दों की पकड़ आप में बहुत तेज है। मैंने बार बार कहा है यूपीएससी शब्दों का खेल है, भावनाओं का नहीं। भावनाओं में मत बहो, लबासना जाना है, लबासना तो सबको जाना है, बट पहुंचेंगे कैसे? तो उसका एक ही रास्ता है, शब्दों पर पकड़। क्लियर है? तो उत्तम शासन के 4 घटक कौन कौन से हैं? पारदर्शिता, जवाबदेही, पूर्वानुमान और भागीदारी। तो पारदर्शिता का अर्थ, ट्रांसपेरेंसी के मीनिंग क्या है? आम जनता के लिए सूचना की उपलब्धता और सरकारी संस्थाओं के कामकाज के बारे में स्पष्टता से है। तो पारदर्शिता की मीनिंग लिख लो आप। मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी क्लास अगर कर रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठा करें। अगर आपके पास वो चीज़ें हार्ड कॉपी में नहीं है, आप अंडरलाइन नहीं कर सकते, तो कॉपी पेन लेके बैठें, उनके नोट्स प्रिपेयर किया करें साथ ही साथ। तो पारदर्शिता का अर्थ क्या है, एक्चुअल में मीनिंग क्या है जनता के लिए? कि सूचना की उपलब्धता होनी चाहिए और सरकारी संस्थानों के कामकाज के बारे में एक क्लियरेंस होना चाहिए, एक स्पष्टता होनी चाहिए, एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो पारदर्शिता का तात्पर्य हमेशा अगर एथिक्स के पेपर में आ रहा है तो भी यही लिखना है, और अगर गवर्नेंस के पेपर में आ रही है पारदर्शिता की परिभाषा कहीं पर, तो इसी बात को लिखना है। क्योंकि ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट बोल रही है कि पारदर्शिता की मीनिंग एक्चुअल में होना क्या चाहिए। क्या क्लियर है ये बात? आगे बढ़ें। और सूचना का अधिकार का अर्थ सरकार के अभिलेखों को सार्वजनिक संवीक्षा के लिए खोलना है। तो सूचना का अधिकार है क्या एक्चुअल में? राइट टू इंफॉर्मेशन है क्या? कि जो सरकार के अभिलेख हैं, जो सरकार की लॉ बुक है, जो रेगुलेशंस बुक हैं, जो हमारी स्कीम्स आ रही हैं, तो उनकी सार्वजनिक समीक्षा होनी चाहिए। सार्वजनिक समीक्षा के लिए खोलना चाहिए या खुले होने चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? ताकि उसे एक आम जनता भी पढ़ सके, समझ सके, जिससे कि नागरिकों को सरकार क्या करती है तथा कितने प्रभावी ढंग से करती है इस बारे में जानने का एक साक्ष्य साधन प्राप्त हो सके और इस प्रकार सरकार को अधिक जवाबदेह बनाया जा सके। सरकारी संगठनों में पारदर्शिता उन्हें और अधिक उद्देश्यपरक ढंग से काम करने के लिए बाध्यकारी करती है, जिससे कि पूर्वानुमान में बढ़ोतरी हो सके। सरकार के कामकाज के बारे में सूचना नागरिकों को प्रभावी ढंग से शासन प्रक्रिया में भाग लेने में भी समर्थ बनाती है। यह एक मूलभूत भावना है। सूचना का अधिकार उत्तम शासन की बुनियादी जरूरत है। लाइन को रट लो, इस लाइन को छोड़ना नहीं। कि सूचना का अधिकार क्या है? उत्तम शासन की एक बुनियादी जरूरत है। अगर राइट टू इंफॉर्मेशन देश के अंदर आ जाए या सही से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, सही पारदर्शिता के साथ हो जाए, जवाबदेही स्थापित हो जाए, पूर्वानुमान सही से लगाए जाए और भागीदारी सहभागिता अगर बढ़ा दी जाए, तो एक उत्तम शासन स्थापित करने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है क्या ये बात? तो एक उत्तम शासन के लिए क्या जरूरी है? सूचना का अधिकार, जो कि उसकी क्या है? बुनियादी जरूरत है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक नीड है। आगे बढ़ें क्या? क्या क्लियर है इस पैरे का मीनिंग? मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसकी मीनिंग समझ में आएगी उसके तो एग्जाम भी समझ में आ जाएगा, लेकिन जिसको मीनिंग ही समझ में नहीं आई तो एग्जाम भूल जाना।
मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, रियलिटी से वाकिफ करा रहा हूँ। क्लियर है क्या ये बात? सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता की जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम, तो आपको ये याद रखना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 आया था। तो भारत सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम क्या किया है, जैसे इससे बाद में आरटीआई अधिनियम और अधिनियम कहा जाएगा, अधिनियमित किया। तो आरटीआई एक्ट अगर आपको जानना है कब आया तो याद रखना है कि 2005 में आया था। क्लियर है? यह एक महत्वपूर्ण विधान है जो लोगों को सख्त बनाता है और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। यद्यपि सूचना के अधिनियम की संविधान में अप्रत्यक्ष रूप से गारंटी दी गई है, तथापि अधिनियम शासन के सभी मामलों के बारे में जानकारी की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के वास्तविक व्यवहारिक व्यवस्था उपलब्ध कराता है। तो अगर प्रधानमंत्री जी के शब्दों में देखा जाए तो क्या कहते हैं वो, कुशल और प्रभावी संस्थान। कैसे? कुशल और प्रभावी संस्थान तीव्र और आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए कुंजी है। तो सामाजिक विकास की कुंजी प्रधानमंत्री जी ने कैसे बताया है? कुशल और प्रभावी संस्थानों को, कि अगर संस्थान कुशल हो जाएं, स्किल्ड हो जाएं, इंफॉर्मेटिव हो जाएं, इफेक्टिव हो जाएं, तो देश में, कंट्री में, नेशन में एक रैपिड एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ लाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे संस्थान जो कम से कम संभव लागत के साथ और संभव अधिकतम कार्य कुशलता के साथ वायदों को नीतियों और कार्रवाई योग्य कार्यक्रमों में बदल सकें, ऐसे संस्थान जो किए गए वादों को पूरा कर सकें और परिव्ययों को परिणामों में बदल सकें। क्लियर है क्या ये बात? तो हमें कैसे संस्थानों की जरूरत है? जो वादों को, अपने नीतियों को, कार्रवाइयों को, जो भी वेलफेयर स्कीम्स आ रही हैं उन्हें एक योग्य कार्यक्रम में बदल दें, यानी एक वैलिड प्रोग्राम में बदल दें, जिससे लोग अवेयर हों, जिसमें लोगों की ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें लोगों का भरोसा हो। ऐसा ना हो कि आयुष्मान कार्ड तो बना दिया गया, 5 लाख की गारंटी दे दी गई कि हाँ भाई आपका 5 लाख का इलाज फ्री होगा देश के अंदर, लेकिन बाद में कोविड टाइम पे देखा गया था कि कई हॉस्पिटल्स उस कार्ड को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। तो क्या हॉस्पिटल एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? क्या हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार ने जो वेलफेयर स्कीम ला करके आम जनता के लिए दी है उसे लागू कराया जाए? तो आयुष्मान कार्ड बनाने से काम नहीं चलेगा, जन धन योजना लाने से काम नहीं चलेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लाने से काम नहीं चलेगा। बल्कि काम कब चल सकता है? जब संस्थानों में ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, स्किल्ड हो, इफेक्टिव हो। क्लियर है? आई होप बात क्लियर होगी। तो प्रभावी बनने के लिए संस्थानों को पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, जिम्मेदार, अकाउंटेबल और जवाबदेह ढंग से कार्य करना चाहिए। तो जो संस्थान है उन्हें कैसा काम करना चाहिए? पारदर्शिता के साथ करनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक जवाबदेही होनी चाहिए कि अगर आपने कुछ भी किया है तो उसकी जवाबदेही कौन देगा। क्लियर है? तो सूचना का अधिकार विधेयक से एक और अधिकार प्राप्त होगा जो नागरिकों को इस संबंध में सख्त बनाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे संस्थान और कार्यकर्ता अपने कर्तव्य का वांछित ढंग से पालन करें। यह अन्य अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिकार को अमल में लाएगा और नागरिकों के अधिकारों की रूपरेखा में महत्वपूर्ण अंतर को पाटेगा। क्लियर है क्या? तो जिम्मेदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही, ये सारे ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट होनी चाहिए, जिससे क्या हो सके, जिससे देश के अंदर जिस हम विकास को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं उस विकास को सुनिश्चित किया जा सके। क्लियर है क्या बात?
तो केवल कागजों में काम नहीं होना चाहिए कि कागजी कार्रवाई हो गई कि हमने बोल दिया कि आज इस साल हम लोग इतने फॉरेस्ट लगाएंगे, इतने ट्री लगाएंगे, और हमने लगाया एक भी नहीं, लेकिन कागजों में देखा कि बजट भी क्लियर है कि हाँ बजट आया है, लैंड भी क्लियर है कि हाँ भाई लैंड भी मिल चुकी है, और ये भी क्लियर कर दिया गया कागजों में कि हाँ पेड़ लग चुके हैं। तो ऐसे में कागजों में तो पेड़ लग जाएगा, लेकिन दुनिया को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो यह कानून अत्यंत विस्तृत है और शासन के लगभग सभी मामलों को कवर करता है और सभी स्तरों पर केंद्रीय, राज्य और स्थानीय तथा साथ ही सरकार से अनुदान प्राप्तकर्ता भी सभी स्तरों पर सरकार पर लागू होने के नाते इसकी व्यापक संभव सुलभता है। इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना की सुलभता न्यूनतम अपवादों के साथ व्यापक है। ये अपवाद भी कठोर सर्वोच्चोपायों के तहत हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है, ये लाइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अगर आप देखें, बट आपको एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल पता होना चाहिए कि आखिर हम लोग व्यापक संभव सुलभता कैसे पा सकते हैं। तो मैंने पहले बता दिया है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। क्लियर है ये बात? आई होप बात क्लियर होगी। तो इस प्रकार के नए विधान में जो सरकार की सभी एजेंसियों को स्थायी रूप से प्रभावित करता है, उम्मीद की जा सकती है कि कुछ कार्यान्वयन मुद्दे और समस्या वाले क्षेत्र हो सकते हैं जिन्हें दूर किए जाने की जरूरत है। इसलिए आयोग ने इस नए कानून के कार्यान्वयन पर गौर करने और अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करने का निर्णय लिया है। यद्यपि यह अधिनियम सरकार की शाखाओं कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, विधायिका लेजिस्लेचर और न्यायपालिका जुडिशरी पर लागू होता है। क्लियर है? तो कौन कौन सी शाखाएं हैं सरकार की? 3 शाखाएं हैं। एक कार्यपालिका जिसे आप एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, विधायिका लेजिस्लेचर बोला जाता है, और न्यायपालिका जुडिशरी। क्लियर है? तथापि आयोग का अध्ययन और सिफारिशें मुख्यतः सभी स्तरों पर कार्यपालिका शाखा से संबंधित हैं। तो सिंपल सी बात यह है, अगर आप कार्यपालिका को एक ब्रॉड वे में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कार्यपालिकाएं 2 तरह की नजर आएंगी। एक टेम्परेरी कार्यपालिका, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो जब आप टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव में देखेंगे तो आपको आपके द्वारा चुने हुए मेंबर याद आएंगे, जो जनता के द्वारा चुने हुए एमएलए हैं, जो एमपीज हैं, जो संसद में बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, विधानसभाओं में बैठे हैं राज्य के। तो कैसे एग्जीक्यूटिव है? टेम्परेरी, 5 साल में चेंज हो जाएगी नहीं है। 5 साल के मेहमान हैं, जब चाहो तब ले आओ और जब चाहो बाहर कर दो। क्लियर है? लेकिन साथ ही एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव रहती है देश के अंदर, जो देश को चलाती है। उसे बोलते हैं क्या? ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। तो ये कैसे एग्जीक्यूटिव है? परमानेंट। ये एक बार आए एग्जाम क्रॉस करके, अब इन्हें 50 साल 60 साल तक, जब तक इनकी सर्विस है तब तक इन्हें रहना ही रहना है। क्लियर है? उसके बाद भी ये किसी कमेटी के, किसी कमीशन के, कहीं डायरेक्टर, कहीं चीफ, कहीं हेड, कुछ ना कुछ बन के आते हैं। उसके बावजूद भी ये देश की सेवा करते हैं, देश का मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप की कार्यपालिका नजर आती है। अगर आप एक ब्रॉड वे में देखेंगे तो आपको भरोसा किस पर ज़्यादा करना चाहिए? आपको स्थायी कार्यपालिका पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो स्थायी कार्यपालिका है वही आपके लोकल में काम करती है। जो टेम्परेरी कार्यपालिका है वो लोकल में काम नहीं करती, वो केवल तभी काम करती है जब चुनाव आते हैं। जब इलेक्शन आते हैं तो हर एमएलए साहब, हर विधायक साहब आपके एरिया में नजर आते हैं, और इलेक्शन खत्म, कोई देखने भी नहीं जाता आपकी सड़क टूटी है, कि आपकी पानी की सुविधा है या नहीं है, आप बीमार तो नहीं पड़े हैं, आपकी फैमिली ठीक है या नहीं है, कोई पूछने नहीं जाता। क्लियर है? तो आपको भरोसा कहाँ करना होगा? आपको भरोसा करना होगा तो परमानेंट कार्यपालिका पर। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है मेरी बातें? तो ये जो राइट है, ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ये जो पारदर्शिता है, ये जो पूर्वानुमान के अनुभव हैं, ये किनके पास ज़्यादा होने चाहिए? परमानेंट कार्यपालिका के पास। क्लियर है? आगे बढ़ें।
फिर भी आयोग ने कुछ प्रमुख मुद्दों की भी सावधानी पूर्वक जांच की है, जिन्हें अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विधायी और न्यायिक शाखाओं में समाधान किए जाने की जरूरत है। तो आयोग ने रिकमेंडेशंस दी है, वो रिकमेंडेशंस हम देखेंगे क्या क्या है और किसके किसके लिए है। एक तो विधायी के लिए और दूसरी न्यायिक के लिए। क्लियर है? लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो इन सिफारिशों की जांच करना तथा इन्हें अपनी आवश्यकतानुसार संशोधनों के साथ अपनाना विधायिका और न्यायपालिका की समझ प्राधिकारियों पर निर्भर करता है कि वहां पर जो बैठे हुए ऑथराइज पर्सन हैं, कौन है? ऑथराइज पर्सन है, चाहे वो विधायिका के हों या न्यायपालिका के हों, उन्हें इस रिकमेंडेशन में दी हुई सिफारिशों को संशोधित करके लागू करना है। क्लियर है? तो प्रशासनिक सुधार आयोग को सौंपे गए विचारार्थ विषयों में से एक विशेष रूप से निम्नलिखित पहलुओं के संदर्भ में सूचना की आज़ादी से संबंधित है। तो रिकमेंडेशन देखेंगे क्या क्या है। तो सरकारी दस्तावेजों की विशेष रूप से आधिकारिक गुप्तता अधिनियम के संदर्भ में गोपनीयता वर्गीकरण की समीक्षा करना, कि जो गोपनीयता है, जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, जो सरकारी दस्तावेजों को लेकर के उसकी समीक्षा की जाए, उसे इवोल्यूट किया जाए, उसका एवोल्यूशन किया जाए। और दूसरा है अवर्गीकृत डाटा की पारदर्शिता और सुलभता प्रोत्साहित करना। तीसरी रिकमेंडेशन क्या है? नागरिकों के सूचना के अधिकार के पूरक के रूप में सूचना का प्रकटन और पारदर्शिता। तो रिकमेंडेशंस इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि सेकेंड एआरसी पढ़ने का मैटर ही है कि सेकेंड एआरसी ने किसके लिए क्या रिकमेंडेशंस की हुई हैं। क्लियर है? तो आपको ये बात लिखनी है, आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आई वो बात समझ में आ रही होगी। इसके नोट्स हम देंगे कम्युनिटी पे, चैनल की कम्युनिटी को आप एक्सेस करें। हम इसके शॉर्ट नोट्स आपको कम्युनिटी पर ही अवेलेबल कराएंगे। कोई पीडीएफ हमारे पास ना कोई टेलीग्राम में एक्सेस है अभी, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है चैनल के अंदर है। इसी वजह से बार बार बोल रहे हैं चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ें। तो आयोग ने संगत कानूनों, नियमों और संहिताओं की जांच की है जिनका सूचना की आज़ादी पर प्रभाव पड़ता है। इसने आधिकारिक गुप्तता अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, विभागीय सुरक्षा अनुदेशों तथा कार्यालय प्रक्रियाओं और आचरण नियमों से संबंधित संहिताओं की विशेष रूप से जांच की है तथा इनके संबंध में सिफारिशें की हैं। तो सिफारिशें भी हैं, तो इस बात को ध्यान देना है। आगे बढ़ें। तो अगर इस वाले पोर्शन को देखेंगे तो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर अब रिपोर्ट को देखें तो दो भागों में है ये रिपोर्ट। क्लियर है? तो मैंने ये पैरा छोड़ा है, कोई इम्पोर्टेंट इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत गहराई के साथ पढ़ी जाए। तो ये जो रिपोर्ट है ये दो पार्ट में, कौन कौन से पार्ट में है? पहली पार्ट है इसकी आधिकारिक गुप्तताओं और गोपनीयता मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है तथा यह 3 अध्यायों में विभाजित है। कौन कौन सी? एक आधिकारिक गुप्तता है, क्लियर है, दूसरी नियम और प्रक्रियाएं हैं, और तीसरा गोपनीयता का वर्गीकरण है। तो ये पहले 3 बातें फर्स्ट पार्ट में है इस रिपोर्ट के। क्लियर है? दूसरी बात जो है, जो दूसरा पार्ट है, इसके अंतर्गत क्या क्या है? अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन है, आवश्यक उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और इन्हें 4 अध्याय हैं इसके। कौन कौन से? अधिकार और दायित्व, क्लियर है, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कार्यान्वयन में मुद्दे, विधायिका और न्यायपालिका पर कानून को लागू करना और कठिनाइयों को दूर करना। तो आपको एक मोटे तौर पे पता होना चाहिए कि जो सेकेंड एआरसी की फर्स्ट रिपोर्ट है वो कितने पार्ट में डिवाइड है। तो 2 पार्ट है, एक उसका है आधिकारिक गुप्तता वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट कौन सा है? जो उसमें ध्यान केंद्रित करने को, प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करने को, उसके आवश्यक उपायों को बताता है। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है? तो अगर आपको आज सेकेंड एआरसी की पहली रिपोर्ट की प्रस्तावना क्लियर हो गई है, तो हम इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है, दूसरा चैप्टर जिसमें पार्ट 1 को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 2 पार्ट में ये रिपोर्ट बताई गई है, तो पहले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो कल की क्लास में होगा। क्लियर है क्या ये बात? तो चैनल को शेयर करना ना भूलें, क्लासेस को शेयर करना ना भूलें,
सब आपके लिए है। ये जो मेहनत है, यहाँ रात दिन की मेहनत होती है। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।